हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो है हमारी वन शॉट वीडियो चल रही है एनसीईआरटी बेस्ड। इसका सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले हमने बात करा था किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। और जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो इस वीडियो में बात करेंगे किंगडम फंजाई और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी हैं, वायरस क्या होता है, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स क्या होते हैं, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है इनके बारे में, फंगस के बारे में, वो ये है कि दे आर हेट्रोट्रॉफिक। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? अगर ये किसी और होस्ट पे डिपेंडेंट है तो ये हो गए पैरासिटिक। अगर ये किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं तो इनको क्या बोल दिया? सिम्बायोंट बोल देंगे। और अगर ये एक्ट कर रहे हैं किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर तो इनको क्या बोल दोगे? सैप्रोफाइट्स, ठीक है। ये सारी डिटेल्स नीचे बता रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है। बट हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है ये अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, ये कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में है दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो मॉर्फोलॉजी है और इनका जो हैबिटेट है वो बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है, ठीक है। अगर हैबिटेट में हम बात करें तो कुछ कुछ फंगस ऐसे हैं जो कि आपको कावडंक पे ग्रो होते हुए मिलेंगे, ठीक है। हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, मैं आपको बताऊं डिटेल में थोड़ा सा, तो कुछ फंगस ऐसे हैं जो कावडंक पे ग्रो करते हैं, उनको कॉप्रोफिलस बोलते हैं। कुछ फंगस ऐसे हैं जो कि एनिमल्स के हॉर्न्स पे, उनके नेल्स पे, उनके स्किन पे ग्रो करते हैं, उनको केराटिनोफिलस बोलते हैं क्योंकि वहाँ से उनको केराटिन मिलता है। कुछ फंगस ऐसे हैं जो ट्री की बार्क पे ग्रो करते हैं। कुछ फंगस ऐसे हैं जो कि वुड पे ग्रो करते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत अलग अलग हैबिटेट है इनका, ये बहुत अलग अलग जगह पे मिलते हैं, राइट। इसलिए एनसीईआरटी में बोला है दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। और इसके बारे में एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि ये जो है ना फंगस, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि इनका सबसे फेवरेट प्लेस होता है कि इनको ना वार्मनेस चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए, ये वहाँ ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। फंगस को हम कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं। मीन्स दे अकर एवरीवेयर, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एंड ऑन एनिमल और प्लांट बॉडी पे। तो इसके अलावा आप और कहाँ लोगे? एनिमल बॉडी पे मिल रहा है, प्लांट बॉडी पे मिल रहा है, एयर में, सॉइल में, वाटर, हर जगह पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है वो यहाँ दे रखा है कि फंगस को आप कहाँ कहाँ देखते हो। जैसे मैंने बोला, मॉइस्ट ब्रेड में देखने को मिल जाता है, रॉटन फ्रूट्स, जो मॉइस्ट ब्रेड होती है ना, उस पर ब्रेड मोल्ड ग्रो हो जाता है, रॉटन फ्रूट्स पे ग्रो हो जाते हैं फंगस, ठीक है। और जो मस्टर्ड में आपको वाइट वाइट स्पॉट्स दिखते हैं मस्टर्ड की लीफ में, वो भी फंगस होता है, पैरासिटिक फंगस। उसका नाम आप लिख सकते हो, दैट इज एल्बुगो कैंडिडा। ये आया है नीट के अंदर, ठीक है। एल्बुगो कैंडिडा ये नाम है जो फंगस में वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है। कुछ फंगस कह रहे हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सम फंजाई यूनिसेलुलर। ऐसे एग्जाम्पल है ईस्ट। तो ये ईस्ट कैसा है? इसके पास एक ही सेल होता है ना। एंड इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। इससे ब्रेड बियर बनती है। इसको बेकर्स ईस्ट, इसको ब्रूअर ईस्ट भी बोला जाता है ना। फिर कह रहे हैं अदर फंजाई जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। जैसे वीट रस्ट है, ये पक्सीनिया वीट रस्ट कॉज करता है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक का सोर्स है, लाइक पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम फंगस से ही बनाई जाती है ना। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो फंगस से ही बनाई गई थी। तो फंगस के बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यूजेस भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कह रहे हैं हैव यू एवर वंडर्ड कि हम फ्रूट, जो हमारा फूड होता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल जो भी है, हम उनको क्यों फ्रिज में क्यों रखते हैं? उसका रीज़न ही ये है कि फ्रिज में रखने से कोल्ड टेम्परेचर मिलता है तो फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है ना। और अगर आप उसको बाहर रखोगे तो वहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करेंगे तो उस फूड को खराब कर देंगे, राइट। उसके बाद देखो ईस्ट की बॉडी के बारे में, ये मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा ना ऊपर, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है डिटेल में, तो हम ये वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ बता रखा है कि भाई विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट एक एक्सेप्शन है, विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। इसको छोड़ के बाकी सारे फंगस कैसे होते हैं? फिलामेंटस, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा ये कि भाई फंगस में जो बॉडी है उस पर दो पार्ट होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर है तो उसका सिंपल मतलब है एक सेल है उसके पास और उसका एग्जाम्पल है ईस्ट, ईस्ट आ जाएगा उसमें। और मल्टी सेलुलर है, इसका मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं, बहुत सारा नेटवर्क है, इस तरह से, ठीक है। ये तो इसका जो नेटवर्क होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। दिस होल नेटवर्क इज नोन एज
माइसीलियम। और इसमें जो आपको एक एक सिंगल ब्रांच दिख रही है, इस सिंगल ब्रांचेस को हम बोलते हैं हाइफी। सिंगल ब्रांच इज व्हाट, हाइफी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं। तो एनसीईआरटी में यही बोला हुआ है कि ये जो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, पूरा जो नेटवर्क है हाइफी का, इसको क्या बोला जाता है, माइसीलियम। अब ये जो हाइफी आपको दिख रही है सामने, ये हाइफी क्या है, इसमें अगर डिवाइडिंग वॉल हुई ऐसे बीच बीच में, तब तो हम इस हाइफी को क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफी। अगर इसमें बीच में क्या है, सेप्टा, तो ये हो जाती है सेप्टेट हाइफी। और अगर इसमें सेप्टा नहीं है, कई केसेस में ऐसी भी मिलती है, बीच में डिवाइडिंग वॉल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए सेप्टेट हाइफी। ठीक है, सेप्टा नहीं है तो ए सेप्टेट। और इसका नाम है सीनोसिटिक। इसको सीनोसिटिक भी बोला जाता है और इसको मल्टी न्यूक्लिएट भी बोलते हैं, बिकॉज सेप्टा ही नहीं है ना, तो सिंगल न्यूक्लियस थोड़ी होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएट वाली कंडीशन आ जाएगी इसमें, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleate cytoplasm. These are called sinusitic. Other have septa or cross wall. ठीक है, तो कईयों में मिलेगा, कईयों में नहीं मिलेगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, जहाँ से नीट में क्वेश्चन आया था कि इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन एंड किसकी, पॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद है दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी नीट का PYQ बन चुका है इनके न्यूट्रिशन पर, कि भाई अगर ये फंगस, जैसे आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द फंगस आर हेट्रोट्रॉप्स, दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर सेप्रोफाइट्स। अगर ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक्ट करेंगे तो सेप्रोफाइट्स, अगर ये किसी और एनिमल या प्लांट पे एक्ट कर रहे हैं तो पैरासाइट, अगर ये किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, सिम्बायोंट। अगर ये एल्गी के साथ रहते हैं तो लाइकेन, और अगर फंगस रहता है रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, सो हेट्रोट्रॉप्स हैं, आइदर दे विल एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग तो सेप्रोफाइट, अगर वो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट है तो पैरासाइट, अगर किसी के साथ एसोसिएशन में रह रहे हैं तो सिम्बायोंट। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और एसोसिएशंस में भी एल्गी के साथ है तो लाइकेन बोलेंगे उस एसोसिएशन को, और अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ है तो माइकोराइजा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फंगस में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव मीन्स से भी हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, इन 3 तरीकों से। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और ईच फ्रैगमेंट विल ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन वगैरह आपने देख ही रखा है। बडिंग ईस्ट के अंदर होती है ना, ईस्ट में बडिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्पोर्स की हेल्प से होता है। ठीक है, कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय स्पोर्स। उन स्पोर्स के नाम अगले पेज पर है, वहां पे दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ स्पोर्स के नाम लिखे, लाइक कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। इन सारे स्पोर्स में ना जूस्पोर मोटाइल है, पहली चीज तो ये याद कर लो। ठीक है, और ये जितने भी स्पोर हैं तीनों, ये एसेक्सुअल स्पोर हैं, दे हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि आगे सेक्सुअल स्पोर्स भी बता रखे हैं आपको, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियो, ये कैसे हैं, सेक्सुअल स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर्स के नाम आएंगे तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियो बोल देना, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियो और जूस्पोर हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रही है बात कि भाई इनमें ना जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं वो आपकी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन वो बनेंगी, और उनके ऊपर या उनके अंदर आपको स्पोर्स मिलते हैं। ठीक है, सो फ्रूटिंग बॉडी मिलना सिर्फ फंगस में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, तो इट इज़ अ फंगस लाइक फीचर। ठीक है, और कहीं मतलब फंगस का ही यूनिक फीचर है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कि इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है, रिप्रोडक्शन, उस पर 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ठीक है, यहाँ से नीट 2021 में क्वेश्चन आया है, बहुत रीसेंट क्वेश्चन आया था यहाँ से, वो मैं आपको समझा देती हूँ क्या आया था। तो सबसे पहले याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंगस करते हैं 3 प्रोसेस होते हैं, प्लाज्मोगैमी विच इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी। उनका अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है दैट इज प्लाज्मोगैमी, अगर उनका न्यूक्लियस फ्यूज करता है जो सेकंड स्टेप है उसको बोलते हैं कैरियोगैमी, एंड थर्ड इज मियोसिस जो कि जायगोट में होती है। ठीक है, और फिर उससे बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। तो साइड में मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रखा है, ये देखो ये 2 गैमीट्स हैं, एक मैंने ब्लैक से दिखाई है, एक मैंने अंदर का कंटेंट रेड से दिखाया है, एक ब्लैक न्यूक्लियस एक रेड न्यूक्लियस है।
पहला स्टेप हो रहा है प्लाज्मोगेमी। और एक और चीज़, गैमीट्स की प्लॉइडी हमेशा एन होती है, तो मैंने एन लिखा है। पहला स्टेप हुआ प्लाज्मोगेमी, जिसमें दोनों गैमीट्स आई, उनका प्रोटोप्लाज्म सिर्फ फ्यूज हुआ है, बट न्यूक्लियस आप देख सकते हो अलग अलग हैं। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। अभी एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको? 2। N+N कंडीशन बोलते हैं इसको, और इसका नाम होता है डाइकैरियन। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डाइकैरियन। और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ठीक है। फिर कुछ फंगस में तो क्या होता है, ये N+N इमीडिएटली फ्यूज करके 2N कंडीशन बना देता है, दैट इज जाइगोट। बट कुछ फंगस में, जैसे कि यहाँ दे रखा है मेंबर ऑफ एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स में, ये N+N काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और बाद में जाके उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और 2N कंडीशन आती है, जाइगोट बनती है। फिर उस जाइगोट में होता है तीसरा स्टेप मियोसिस, और फिर बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, पहले तो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, वो प्लाज्मोगैमी है। फिर कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बन जाएगी, और जाइगोट में मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स। बट कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें प्लाज्मोगैमी में होने के बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद कैरियोगैमी होती है, तो उनमें लंबे टाइम तक N+N कंडीशन रहती है। उस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज और उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन, राइट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, two haploid hyphae of compatible mating type came together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result into diploid cell. कुछ फंगस में, however, in other fungi, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है नीट और एम्स में यहाँ से। एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स में ये कह रहे हैं 2 न्यूक्लियस मिलते हैं पर सेल में, उस कंडीशन को बोलते हैं N+N, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ठीक है, तो ये किसके अंदर मिलेंगे, आपको ऐसे याद रखना है। जो डाइकैरियोफेज है वो मिल रहा है ए एंड बी में, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स में डाइकैरियोफेज मिल रहा है। मतलब ए बी में क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, डाइकैरियोफेज। उसके बाद देखो बाद में क्या बोल रहे हैं कि ये जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं ये बाद में फ्यूज करके डिप्लॉयड हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो, इमीडिएटली हो या अगर इन दोनों क्लासेस की भी बात करें तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि N+N ही रहे हमेशा के लिए, बाद में तो फ्यूज करके 2N कंडीशन आती ही है। और फंगस ना फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज कुछ नहीं है, फंगस की जाइगोट को ही फ्रूटिंग बॉडी बोला गया है। या तो उसके अंदर बनेंगे स्पोर्स या उसके ऊपर फिर स्पोर बनेंगे थ्रू रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस से। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी और फिर मियोसिस, ये सारे स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर, राइट। उसके बाद हम आते हैं फंगस की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए ये पैराग्राफ है कि हमने जो भी क्लासेस हैं हमारे पास, 4 क्लासेस हैं हमारे पास। कितनी है फंगस की क्लासेस? 4। फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। ये हमने किसके बेसिस पे दी हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, पहला। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कौन कैसे स्पोर बनाता है। तीसरा, फ्रूटिंग बॉडीज कैसे होती है। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे हमने 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स जो होती है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, बस एनसीईआरटी लेवल ही रखेंगे। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स जो हैं वो किस तरह के हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। यूनिक पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे याद करते जाइए। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, और किसी फंगस क्लास के नहीं मिलते। आगे देखो, उसके अलावा ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? उसके अलावा ये आपको मिलेंगे डिकेइंग वुड, मॉइस्ट सॉइल एंड डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे एज अ पैरासाइट भी मिलते हैं, मतलब प्लांट्स के ऊपर डिजीज भी कॉज करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी कौन सा मेंबर है इनका जो डिजीज कॉज करता है। देखो आगे देखो, इनकी जो माइसीलियम होती है वो कैसी होती है? इनकी जो माइसीलियम है उसमें सेप्टा नहीं है, तो वो ए सेप्टेट है। और मैंने आपको बताया था अगर ए सेप्टेट होती है तो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो जाती है, और ऐसी हाइफी को सीनोसिटिक भी बोलते हैं। सब कुछ लिखा है एनसीईआरटी में। द माइसीलियम इज ए सेप्टेट एंड सीनोसिटिक। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मोटाइल जूस्पोर से और बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स जो कि ए प्लानोस्पोर्स होते हैं। तो जूस्पोर भी है और ए प्लानोस्पोर्स भी है। ठीक है, जो आपके जूस्पोर है, जूस्पोर ना एक कैविटी के अंदर बनते हैं, जैसे ये कैविटी है ना, इसके अंदर जूस्पोर्स बनते हैं। तो जूस्पोर्स की ओरिजिन क्या होगी? एंडोजिनस या एक्सोजिनस, अंदर बन रहे हैं ना, इसलिए इनको एंडोजिनस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन अ स्पोरेंजियम। जो जाइगोस्पोर है इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। इनमें एक जाइगोस्पोर भी मिलता है। वो जाइगोस्पोर कैसे बनता है? 2 गैमीट आती हैं और आपस में फ्यूज करके जाइगोस्पोर बना देती हैं। ठीक है, तो जब 2 गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगी और स्पोर बनेगा उसको जाइगोस्पोर बोलेंगे, राइट।
नेक्स्ट आते हैं इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह का होता है। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमीट्स आ रही है वो दोनों बिल्कुल सेम भी हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमस, डिसिमिलर होंगी एनाइसो या ओगैमस। तो तीनों तरह की कंडीशंस ये शो कर सकते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर गैमीट्स का जो फ्यूजन हो रहा है वो सेम टाइप की गैमीट्स का भी हो सकता है आइसोगैमस, और डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है एनाइसो या ओगैमस। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो इसके दे रखे हैं वो है म्यूकर, जिसको हम लोग बोलते हैं काउडंक मोल्ड, ये काउडंक पे ग्रो होता है। राइजोपस द ब्रेड मोल्ड, इसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। और एल्बुगो, ये पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड। तो एल्बुगो कैंडिडा पूरा नाम है इसका, एल्बुगो कैंडिडा। ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करती है। क्या कॉज करती है डिजीज? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स होते हैं बेटा मस्टर्ड फैमिली को बोला जाता है, तो क्रूसीफर्स में डिजीज कॉज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं एस्कोमाइसीट्स। तो एस्कोमाइसीट्स जो होता है उसको कॉमनली हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, बिकॉज उसमें एक सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, उस सैक शेप की होती है। और इसके मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। और बहुत ही रेयर फॉर्म्स हैं जो कैसे हैं? यूनिसेलुलर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, और ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस। उसके बाद आपको याद रखना है कि दे आर सैप्रोफिटिक, मीन्स या तो ये डेड एंड डिकेइंग पर एक्ट करते हैं। डीकम्पोजर्स भी तो वही होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खत्म करते हैं। पैरासिटिक हो सकते हैं। और कॉप्रोफिलस, मैंने बताया था इसी लेक्चर में, कॉप्रोफिलस उनको बोलते हैं जो डंग पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के हैं। इनकी हाइफी की बात करें तो इनके जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। मतलब इनकी माइसीलियम आपको उसमें सेप्टा मिलेगा इस तरह से। ठीक है, और वो ब्रांच्ड भी है, मतलब उससे ब्रांचेस भी निकल रही हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर जो इनमें मिलता है वो है कोनिडिया, एंड वो कोनिडिया बनता है हाइफी के ऊपर। मतलब वो कोनिडिया ना ऐसे बनता है, ये हाइफी है, ये ब्रांच्ड हाइफी होती है, इसमें और ब्रांचेस हैं। ठीक है, और इसके ऊपर बनता है, देखो यहाँ बनाती हूँ मैं, जो कोनिडिया मिलेगा, जैसे हमने पढ़ा था ना जूस्पोर पीछे, जूस्पोर कैसा था? जूस्पोर जो था वो एंडोजिनस था, वो एक कैविटी के अंदर मिल रहा था, उसको जूस्पोरेंजियम बोलते हैं। वैसे ही ये कैविटी के अंदर नहीं बनेगा, ये बनता है ऊपर, बॉडी के ऊपर। और ये हाइफी है इसकी, जो कैसी है? ब्रांच्ड। तो हमने देखो दोनों तीनों पॉइंट्स इसमें देख लिए, हाइफी हो गई ब्रांच्ड, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी दिख रही है, और इसके ऊपर आपको मिलता है क्या? कोनिडिया की चेन, ऐसे, ये कोनिडिया की चेन है। तो अब आप खुद बताओ मुझे कि ये कैसी है, एंडोजिनस है या एक्सोजिनस? एक्सोजिनस है ना, ऊपर 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 बन रहे हैं, ऊपर ऊपर ऐसे पूरी चेन लगती है। ठीक है, इनको बोलते हैं कोनिडिया, कोनिडिया की चेन। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सोजिनसली बनेंगे। और जिस स्ट्रक्चर पे ये बनते हैं, जो स्ट्रक्चर इसको होल्ड कर रहा है, जिसके ऊपर ये बन रहे हैं, उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। ठीक है, कोनिडियोफोर। तो यहाँ बोला हुआ है कि दे आर बॉर्न ऑन स्पेशल माइसीलियम, जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया जैसे ही गिरेंगे ना बेटा, ये ब्लैक स्पोर्स जैसे ही जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पे नया फंगस बना देते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल स्पोर है इनके केस में वो है एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसीट्स में एस्कोस्पोर, वो बनता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एस्कोस्पोर बनता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एस्कस, उसके अंदर बनते हैं ये, और ये होते हैं 4 to 8 इन नंबर, ये एस्कोस्पोर्स हैं। ठीक है, स्पोर्स कौन से? एस्कोस्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर एस्को है और एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है, और इनका नंबर होता है 4 to 8। मैंने 8 बनाए हैं, ठीक है ना, 4 to 8 होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको एस्कोकार्प बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज का नाम क्या है? एस्कोकार्प। अब आते हैं इसके मेंबर्स को डिटेल में देख लेते हैं। एस्परजिलस एक आ जाएगा, दूसरा क्लेविसेप है, न्यूरोस्पोरा के बारे में लाइन जरूर याद रखना, यहाँ से PYQ आ चुका है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो एस्कोमाइसीट से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। क्लेविसेप से क्वेश्चन आया था 2019 में, जिसमें पूछा गया था इट इज़ अ सोर्स ऑफ एल्कलॉइड, इससे एल्कलॉइड्स वगैरह बनाए जाते हैं। नीट PYQ में मॉरल्स एंड ट्रफल्स पे क्वेश्चन आ चुका है कि मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं एडिबल डेलिकेसी है, इनको खाया जाता है फंगस को, तो ये कौन सी क्लास के मेंबर्स हैं। ठीक है, और न्यूरोस्पोरा को मैंने आपको बता ही दिया कि जो न्यूरोस्पोरा मेंबर है उसको ड्रोसोफिला बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से ड्रोसोफिला को जेनेटिक्स में यूज़ करा जाता है, उसी तरह से अगर फंगस में कोई भी जेनेटिक रिलेटेड काम करना है तो हम न्यूरोस्पोरा को यूज़ करते हैं। और न्यूरोस्पोरा का जो कॉमन नेम है
वो है रेड और पिंक मोल्ड बोलते हैं इसको, रेड और पिंक मोल्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस क्लास के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज बेसिडियोमाइसीट्स, इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। जैसे ऊपर वाली को हमने बोला था ना सैक फंजाई, इसको क्लब बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लब लाइक बेसिडियम होती है, क्लब लाइक फ्रूटिंग बॉडी होती है, राइट। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स आर मशरूम आते हैं इसमें। ठीक है, इसके कॉमनली नोन फॉर्म है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। आप इनको गूगल कर सकते हैं कैसे हैं दिखने में। मशरूम तो आप सबने देखा ही है, एनसीईआरटी में बना भी रखा है मशरूम का डायग्राम। ये देखो ये मशरूम है, ये जो डायग्राम है ना ये मशरूम का डायग्राम है। पफ बॉल्स जो होते हैं मैं उसकी इमेज दिखा रही हूँ आपको साइड में, और साथ में जो ब्रैकेट फंजाई है वो उसकी भी इमेज आप देख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट की तरह होता है उनका फ्लोटिंग बॉडी, इसलिए इनको ये नाम दिए गए हैं। और ये ग्रो करते हैं सॉइल में और वुडन लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। प्लांट्स की बॉडी में भी पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। उन डिजीजेस को बोलते हैं रस्ट एंड स्मट। कौन सी डिजीजेस कॉज कर रहे हैं? रस्ट एंड स्मट डिजीज। ठीक है, इनकी जो माइसीलियम है वो भी ब्रांच्ड होती है एंड सेप्टेट। ठीक है, तो ए सेप्टेट सिर्फ एक ही क्लास में थी फाइकोमाइसीट्स, बाकी सब में ब्रांच्ड एंड सेप्टेट ही है। एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं मिलते, नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। ठीक है, तो ये लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनिए। इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो नहीं मिल रहे, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय फ्रैगमेंटेशन से। जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एब्सेंट है। ठीक है, कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। जैसे हमने पढ़ा था ना कि दो गैमीट्स आती हैं और फ्यूज करती है, तो इनमें गैमीट्स ही नहीं है, इनमें सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है। पर यहाँ क्या होता है, दो फंगस की बॉडी आपस में आती है और फ्यूज कर जाती है। ये है एक फंगस, ये है दूसरा फंगस, इनकी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी आ रही है और आपस में फ्यूज कर रही है, उसको सोमैटोगैमी बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूजन होने के बाद क्या है, जाइगोट बन जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं गैमीट्स नहीं है, कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। जब सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है गैमीट्स नहीं बनेंगे। बट प्लाज्मोगैमी हो रहा है कैसे? बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। जो रिजल्टेंट बनकर आता है वो 2n होता है, क्योंकि ये जो फ्यूज कर रहा है ये n, ये भी फ्यूज कर रहा है n, ये 2n बन गया। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये 2n बनेगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। और इस बेसिडियम के अंदर फिर होता है क्या, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। जो न्यूक्लियस का फ्यूजन है एंड मियोसिस, वो दोनों इसके अंदर होगी। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, गैमीट्स नहीं बन रहे, दो सोमैटिक बॉडीज आ रही है आपस में फ्यूज करके 2n कंडीशन बनाती है। उस 2n कंडीशन को बेसिडियम बोलते हैं, और बेसिडियम इज द साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ये क्वेश्चन आता है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस कहाँ होता है, बेसिडियम में। और कौन से स्पोर बनाएंगे फिर, वो जो सेक्सुअल स्पोर है बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजिनसली बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना एस्को में, बेसिडियो स्पोर्स कहाँ बन रहे थे, अंदर सैक लाइक में। इसमें बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं क्लब शेप्ड बेसिडियम ऐसे, और ये 4 होते हैं, ये बेसिडियो स्पोर्स हैं। ठीक है, और ये ऊपर बन रहे हैं, देखो किसी कैविटी के अंदर नहीं बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम बेसिडियम, और इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके जो मेंबर्स आपको याद रखने हैं वो हैं, एक तो सबसे पहले अगैरिकस जो मशरूम का साइंटिफिक नेम है, यूस्टिलैगो जो स्मट फंगस है वो स्मट डिजीज कॉज करता है राइस में, वीट में, बार्ले में, इन सब में। पक्सीनिया जो रस्ट फंगस है। तो आपको 3 ही याद रखने हैं इसमें, अगैरिकस, मशरूम, रस्ट फंगस बोलेंगे तो पक्सीनिया, और स्मट फंगस बोलेंगे तो यूस्टिलैगो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है दैट इज ड्यूट्रोमाइसीट्स, इसकी 4th क्लास है। ड्यूट्रोमाइसीट्स जो होती है उसको हम बोलते हैं, नीट 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि ये इम्परफेक्ट है बिकॉज इसमें सेक्सुअल स्टेज अभी तक रिपोर्ट नहीं करा गया है, ये सिर्फ एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस करती है। सो बायो में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करे, सेक्सुअल ना करे, उसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, when the sexual forms of these fungi were discovered they were move into the classes they rightly belong to। अभी ये कह रहे हैं हमने इसको अलग क्लास में रखा हुआ है, अगर हमें पता चल गया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसे होता है, एस्को की तरह होता होगा तो एस्को में रख देंगे, बेसिडियो की तरह होता होगा तो बेसिडियो में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि इनके कुछ फीचर एस्को से मिलते हैं, कुछ बेसिडियो से मिलते हैं। It is also possible that the asexual and vegetative state have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class।
ये कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि ए सेक्शुअल के बेसिस पे हम इसको एक क्लास में रख दें और सेक्शुअल के बेसिस पे एक क्लास में, क्योंकि इसमें ए सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होता है कोनिडिया से, है ना। यहाँ पे देखो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया से, तो वो किसका जैसा सिमिलर हो गया, एस्को, तो इसको एस्को में रख सकते हैं। और अगर सेक्शुअल पता चला बेसिडियो जैसा होता हो तो उसको बेसिडियो में रख सकते हैं, ठीक है। वंस परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्शुअल स्टेज हमें पता चलेगा तो अब हम इसको इसकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में रखेंगे, ठीक है। जो इसमें माइसीलियम होती है वो कैसी है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ए सेप्टेट मैंने बोला एक ही क्लास में, फाइको में, बाकी सब में सेप्टेट है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, कुछ मेंबर्स कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। ये सम याद रखना भाई, जहाँ पे सम लिखा है सम, फ्यू आ जाएगा ऑप्शन में तो वो गलत हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ देम, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, और इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट PYQ है ये। कौन सी ऐसी क्लास है जो कि डीकम्पोजिशन ऑफ लिटर और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करती है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, PYQ में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है ड्यूट्रोमाइसीड्स। अगर क्लास का नाम नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मेंबर्स का नाम होगा, लाइक अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो अल्टरनेरिया याद रखना कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक डिजीज है जो पोटैटो के अंदर होती है, उसका नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये कॉज करता है, ठीक है। कॉलिटोट्राइकम जो होता है ये कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन के अंदर जो है लाल लाल कलर की इन्फेक्शन हो जाती है, वो ये कॉज करता है। एक मेंबर मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा जो है इन्फेस्टेंस, ये फाइकोमाइसीड्स का मेंबर है, ठीक है। ये कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सेम डिजीज़ है, बस एक अर्ली ब्लाइट है एक लेट ब्लाइट है। जो अर्ली ब्लाइट है वो कॉज कर रहा है अल्टरनेरिया जो ड्यूट्रो का मेंबर है, और एक फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो कि फाइको का मेंबर है, फाइकोमाइसीड्स, वो कॉज करता है लेट ब्लाइट। तो कभी कभार अगर कन्फ्यूजन हो जाए किसी भी तरह का, आपको मैच दी कॉलम दे दे या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज caused by Phytophthora, it is a member of Phycomycetes. Early blight is caused by Alternaria which is a member of Deuteromycetes, ठीक है। और जो ट्राइकोडर्मा वगैरह हैं ये आपको हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, राइट। तो ये आपकी सारी क्लासेस हो गई फंगस की, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास वायरसेस वाला जो पार्ट है और वायरोइड्स, प्रेयॉन्स, उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपको दे रखा है किंगडम प्लांटे एनिमिलिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। देखो डिटेल तो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर में, वो अभी हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। जितना इसमें दे रखा है उतना पार्ट हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है किंगडम प्लांटे जो है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग, बिल्कुल इनके पास क्लोरोफिल होता है, इनको प्लांट्स बोलते हैं। इनके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और कुछ है पैरासाइट। सो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, जो वैसे तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ग्रीन होते हैं, बट जब उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाती है उस टाइम पे दे विल ईट इंसेक्ट्स, इसीलिए उनको इंसेक्टिवोरस बोला गया है, ठीक है। तो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स कौन है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो भाई क्या कर रहे हैं, वैसे तो ग्रीन है, दे कैरी आउट देयर फोटोसिंथेसिस, बट जब इनके पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, और जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, और कस्कुटा जो है जिसको हिंदी में अमर बेल बोलते हैं, ये आ जाएगी किसके अंदर, पैरासाइट। तो ये अमर बेल जो है ना, ये दूसरे प्लांट्स पे, मैंगो वगैरह पे एज अ पैरासाइट की तरह ग्रो करती है, ठीक है। द प्लांट्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, इनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी है, सब कुछ होता है। प्लांट्स के फीचर बता रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि प्लांट्स में एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो आते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम ही है। लाइफ साइकिल जो होती है ना प्लांट्स की, उसके अंदर क्या होता है, कुछ फेज डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक होता है और कुछ फेज हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो जब तक डिप्लॉइड फेज चलता है उसको स्पोरोफिटिक बोलते हैं, हैप्लॉइड आता है गेमीट्स वगैरह का, उसको गेमेटोफिटिक बोलते हैं। और प्लांट्स में लाइफ साइकिल इन दोनों फेजेस के अंदर ऑल्टरनेट करती है, इसी को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है, जिसकी डिटेल आप पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज व्हाट, कि प्लांट्स के अंदर देयर लाइफ साइकिल ऑल्टरनेट बिटवीन हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक फेज एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं किंगडम एनिमिलिया में। किंगडम एनिमिलिया जो है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये भी हेट्रोट्रॉफ हैं, यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं ये, ठीक है। एंड दे लैक सेल वॉल, जैसे वो ऑटो थे ना प्लांट्स, ये हेट्रो हैं,
और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, है ना, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स जो भी है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन और फैट। प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, जिसके प्रॉपर स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, वो सब कुछ, ठीक है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रोज इनटू एडल्ट दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। तो जैसे आप ह्यूमंस भी तो एनिमल में ही आते हैं, तो हमारी प्रॉपर एक ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होता है, फिर हम एडल्ट बनते हैं, है ना, वो सारा कुछ बोल रखा है। और ये कह रहे हैं कि जो हायर फॉर्म्स होते हैं ना, उनमें इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी होता है। मतलब कि जैसे हम है हायर फॉर्म्स, तो हमारे अंदर प्रॉपर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, कैसे सिग्नलिंग हो रही है, कैसे एक्शन लेना है, न्यूरोमस्कुलर, सब कुछ न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। तो लाइनों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा नीट में तो वो आपको ऑप्शन में दे देंगे दे ऑल आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, तो वो लाइन गलत है। एनिमल्स में लिख देंगे ऑल एनिमल्स आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, तो आपको बोला है नो, इट इज रॉन्ग, मोस्ट ऑफ देम लिखा है एनसीईआरटी में। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी। ऐसे सही, ये तरीका सही होता है, समझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, वो जस्ट पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, समझते रहते हैं। आपको ये एक एक लाइन टू लाइन याद रखनी है कि जहाँ मोस्ट लिखा है वहाँ मोस्ट आना चाहिए, जहाँ सम लिखा है वहाँ सम, जहाँ फ्यू लिखा है वहाँ फ्यू, उसको वैसे ही याद करना है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें वो बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना। ये भी लाइन आपको समझ आई गई होगी कि जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रॉपर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स की हेल्प से होता है, और फिर आगे जाइगोट बनती है और फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फीचर किंगडम एनिमलिया के बारे में है, जो हमारे आगे आएगा चैप्टर तब हम डिटेल में देखेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक बार मैं लाइन बता देती हूँ, पहले सुनिए। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ, कोई मेंशन नहीं किया गया किसको, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ठीक है। तो ये जो लाइन आप पढ़ रहे हो ना, ये सारों के लिए नहीं है। ए सेलुलर, ए सेलुलर यहाँ जो बोला गया है वो बोला गया है इन तीनों को, ये ए सेलुलर है, ठीक है। इनके पास सेल नहीं होता, दे लैक सेल, ठीक है। और जो लाइकेन है वो एक एसोसिएशन था किसका, एल्गी का एंड फंगस का, वो कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी अलग से, वो तो एसोसिएशन से बना है, इसीलिए व्हिटेकर में उनको नहीं बताया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में व्हिटेकर ने उसका डिस्कशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वायरस जो होते हैं ना, डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, वायरस की कोई प्लेस नहीं है क्लासिफिकेशन में, सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग, उसको हम ट्रूली लिविंग ही नहीं कंसीडर करते, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पास सेल नहीं होता। वायरस लैक व्हाट, सेल, इनके पास सेल ही नहीं है बेटा। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं है, आप उसको लिविंग बोलेंगे? नहीं, इसको हम ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोलते हैं, पता है। वायरस के लिए ऑर्गेनिज्म टर्म ही यूज़ नहीं होता, इसको हम पार्टिकल बोलते हैं। इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है ना वो पार्टिकल, जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, उस तरह से ये पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, ठीक है। ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको बता रखा है वही वायरस से हमें कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, काम की चीज़ है ये, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। सेल के बाहर ये इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, और सेल के अंदर जाकर ये कैसे होते हैं, रिएक्टिव। मीन्स ये सेल के अंदर जाकर होस्ट की पूरी मशीनरी यूज़ करके, मीन्स ये सेल के अंदर जाके उसकी होस्ट की पूरी मशीनरी यूज़ करके और फिर क्या करते हैं, ये लिविंग कंसीडर होते हैं। बट आउटसाइड द होस्ट दे आर नॉन लिविंग, ये होस्ट के बाहर बिल्कुल भी इनर्ट है, इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं माना जाता, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे लिखा है वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट, ठीक है, एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। जब ये किसी भी सेल के अंदर जाते हैं तो उसकी मशीनरी को ओवरटेक करके उसको किल करके और अपना रेप्लिकेशन बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, ये बोला हुआ है। उसके बाद है ये पूरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से आप देख सकते हो पूरे पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट किया बिकॉज यहाँ से पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, वह हर ईयर में आपको एक ना एक PYQ पक्का मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखो जो वायरस है ये एक आपका लैटिन वर्ड है जो जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। डिमिट्री इवानोवस्की जो है 1892 में इन्होंने सबसे पहले देखा था एक माइक्रोब जो कि कॉज कर रहा था मोज़ैक डिजीज इन टबैको। टबैको के अंदर मोज़ैक डिजीज होती है जो ऐसे पैचेस में होती है, ठीक है। पैची अपीयरेंस में जो डिजीज होती है उसको मोज़ैक डिजीज बोलते हैं। तो सबसे पहले डिमिट्री ने देखा था 1892 में कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मोज़ैक डिजीज टबैको में कॉज कर रहा है, और उन्होंने ये भी देखा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से छोटा है, बिकॉज वो इजीली पास हो गया था बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, और इसकी जो साइज़ है बैक्टीरिया की साइज़ से छोटी है, तो ये उससे पास हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बताई थी किसने, डिमिट्री ने। उसके बाद आए MW बेजर्निक 1898 में। उन्होंने बताया कि भाई जब हम एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट टबैको का जिसमें ये डिजीज़ हो रखी है उसको हम हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो वो हेल्दी प्लांट में भी डिजीज़ हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये वो जो फ्लूइड है ना प्लांट का वही इन्फेक्शियस है, वही जहरीला है और वो डिजीज़ कॉज करता है, और उन्होंने उसको नाम दिया कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब कंटैजियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, वाइवम का मतलब है फ्लूइड मतलब लिविंग, नॉट फ्लूइड लिविंग, और फ्लूइडम का मतलब होता है फ्लूइड, तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। ये इन्होंने नाम दिया था इसको। इन्होंने बोला ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है भाई, ऑर्गेनिज्म के चक्कर में मत पड़ो, ये एक जहर है जो प्लांट के अंदर बन रहा है, फ्लूइड है, ठीक है। 1898 में बताया था और उन्होंने नाम दिया था कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम। पेपर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं हु गेव दिस स्टेटमेंट कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम, तो आंसर होगा क्या, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड किसने दिया, MW बेजर्निक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट WM स्टैनले। उन्होंने बताया वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स वर लार्जली ऑफ प्रोटीन। ये भी लाइन आती है पेपर में कि सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया वायरस को, तो आपको बोलना है WM स्टैनले ने। कौन सा वायरस सबसे पहले क्रिस्टलाइज हुआ, TMV। कौन सा वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ, TMV। ये सारी जो रिसर्च है ये कौन से वायरस पे चल रही है, TMV पे चल रही है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो उनको क्रिस्टल्स मिले वो किसके मिले, द क्रिस्टल्स वर लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के क्रिस्टल्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि ये बोल रहे हैं दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट, सो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को नहीं समझ आता, पूरा नीट निकल जाता है, पूरे 11th-12th निकल जाती है, उनको ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब नहीं पता होता। इसका सिंपल मतलब है ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट, पैरासाइट मतलब पैरासाइट, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट के अंदर ही रह सकता है, होस्ट के बाहर वो कैसा है, इनर्ट, वो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा मिलता है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ देखो बता रखा है इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। हम तब से बता रहे हैं प्रोटीन प्रोटीन, हमें यहाँ पता चल गया था ना इनके पास प्रोटीन होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ भाई इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है विच कुड बी आइदर DNA और RNA। इससे क्वेश्चन आया था 2015 में, ठीक है। कभी भी दोनों नहीं होगा, नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। वायरस में या तो DNA होगा या RNA होगा, पर दोनों चीज़ें साथ में नहीं मिल सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड जो कि क्या है आइदर DNA और RNA बट नेवर बोथ, और दूसरा क्या है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन तो आपको पता ही है। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इन्फेक्शियस। ये लाइन याद रखना, पेपर में बच्चों को नहीं पता होता, भाई क्वेश्चन पूछते हैं क्या वायरस में इन्फेक्शियस क्या है, तो बच्चे बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, NCERT में क्लियरली लिखा है उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। जो होते हैं दैट इन्फेक्ट्स प्लांट। अब देखो यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि जो आपके वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। इससे हाईलाइट करते हैं ग्रीन से, क्या होता है उनके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। तो जो वायरस किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स को, उनके पास है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को उनके पास है आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, पक्का मिलेगा नीट 2024 में, मैं गारंटी देती हूँ पक्का मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है इस पैराग्राफ से, इस टॉपिक से। तो क्या कह रहे हैं, जो आपके प्लांट वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो एनिमल वायरस है उसमें आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA है, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज, उनके अंदर क्या है, यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, उनमें RNA नहीं मिलता,
राइट। तो अब देखो क्या है यहाँ पर वायरस के पास, द प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं हम, कैप्सिड। ये तो जेनेटिक मटीरियल हो गया। प्लांट वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, प्लांट वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल वायरस के पास आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और बैक्टीरिया के पास है यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। जो प्रोटीन कोट है उसको कैप्सिड बोला जाता है, और कैप्सिड बनी हुई होती है छोटे छोटे सब यूनिट से, उनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। जैसे कि आप देख सकते हो ये टीएमवी का स्ट्रक्चर है, ये वाला। इसमें ये सबसे पहला वायरस है जो कि डिस्कवर हुआ था, टीएमवी सबसे फर्स्ट। इसमें ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये है इसकी, ये पूरी तो कैप्सिड है इसकी, ये ग्रीन वाली पूरी कैप्सिड है, यहाँ लेबल करी हुई है, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये है कैप्सोमियर्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। और जेनेटिक मटीरियल, क्योंकि एक प्लांट वायरस है ये, टबैको मोज़ैक वायरस, तो इसमें जेनेटिक मटीरियल आपको क्या मिल रहा है, आरएनए, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज है, इसमें ऊपर हेड होता है, ठीक है। इसके अंदर इसका जब यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, यही पढ़ा है ना हमने। ये कॉलर है इसका, ये शीथ होती है, ये पूरी शीथ है ऐसे ऐसे, ये टेल भी बोलते हैं इसको, और ये नीचे से टेल फाइबर्स निकलते हैं जिनका नंबर 6 होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि वायरल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। तो वायरस की जो डिजीजेस होती हैं वो है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स भी एक वायरल डिजीज़ है। प्लांट्स में जब भी वायरस अटैक करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लांट में जब भी वायरस अटैक करता है, प्लांट के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना सब, ठीक है। नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे पहले तो जब भी प्लांट के अंदर वायरस इन्फेक्ट करेगा तो उसमें एक तो मोज़ैक फॉर्मेशन, मैंने बताया ना, डिजीज पैचेज में डिजीज होती है, उसको तो बोलते हैं मोज़ैक फॉर्मेशन। लीफ रोल हो जाती है ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, लीफ रोलिंग। लीफ अगर कर्ल हो जाए, कर्ल का मतलब होता है पूरी की पूरी लीफ कर्ल हो गई। आप साइड में इमेजेस देख सकते हैं, मैं इमेजेस लगा रही हूँ, वो इमेजेस को देख सकते हो आप। येलोइंग में लीफ येलो हो गई, भाई क्लोरोफिल का लॉस हो गया, क्लोरोफिल इसमें खत्म हो गया, ये तो येलोइंग हो गई। वेन क्लियरिंग होता है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको, ये लीफ है, तो लीफ में ना बीच में मिडरिब होती है, ठीक है, साइड में ऐसे ये होते हैं, क्या बोलते हैं, वेन्स। व्हाट इज़ द कलर ऑफ वेन्स, अगर मैं आपसे पूछूं वेन्स का कलर क्या है, तो आप बोलोगे मैम ग्रीन का है इसका कलर, है ना। मिडरिब का कलर भी क्या होता है, अरे लीफ ही उड़ गई देखो वेन्स ऐसी होती है ना। तो जब वायरस अटैक करता है ना, तो ये वेन्स में से क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है। क्लोरोफिल का अगर आप लॉस करोगे तो ये वेन्स कैसी दिखेंगी आपको, येलो दिखेंगी ना, तो ये वेन्स येलो येलो दिखने लग जाती हैं, ठीक है। इसको वेन क्लियरिंग बोलते हैं, राइट। ड्वार्फिंग का मतलब है पौधा छोटा रह जाएगा, उसकी हाइट कम रह जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ का भी यही मतलब है, ग्रोथ इम्प्रॉपर है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ हैं आपके छोटे छोटे से सब वायरल पार्टिकल्स, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने। 2020 में देख सकते हो, 19 में देख सकते हो, एक ही लाइन एक ही पैराग्राफ से एक ही साल में 2 क्वेश्चंस बने, ठीक है। सो वायरॉइड्स जो होते हैं इन 1971 में डिस्कवर हुए थे, सब कुछ पढ़ना है। टीओ डाइनर साइंटिस्ट का नाम जिसने डिस्कवर किया है। ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो वायरस से छोटे होते हैं, एंड दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। डिजीजेस का नाम, इनकी साइज है क्या, सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो याद रखना, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, स्मॉलर देन वायरस, प्लांट पे डिजीज कॉज कर रहे हैं, नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये फ्री आरएनए है जिनके पास प्रोटीन कोट नहीं होती। तो वायरॉइड्स के पास क्या नहीं है, प्रोटीन कोट नहीं है, पर जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। हेंस द नेम वायरॉइड्स। आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स ये लो मॉलिकुलर वेट का होता है, किसके कंपैरिजन में, वायरस के कंपैरिजन में। ये भी लाइन आती है, इंपॉर्टेंट है, इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो कम है, ठीक है। प्रायोन्स देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, प्रायोन्स जो होते हैं उसमें लिखा हुआ है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से मैं आपको बता दूं 2019 में क्वेश्चन आया था कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स किस में मिलती है और प्रायोन्स में व्हाट इज द इन्फेक्शियस मटेरियल, तो उसका आंसर था एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमने देखा कुछ सालों में कि भाई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस ये बहुत कॉज करते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस अल्जाइमर वगैरह में हमें एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन मिली जो कि एक्चुअल में प्रायोन्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वायरॉइड्स के पास जो प्रोटीन कोट है वो नहीं मिलती थी, है ना। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट एब्सेंट थी, और प्रायोन्स में ना जेनेटिक मटेरियल इज एब्सेंट।
मतलब डीएनए और आरएनए इज नहीं, ये नहीं मिलेगा इनमें, इनके पास सिर्फ होती ही प्रोटीन कोट है। तो दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करिए एक बार। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब नॉट डीएनए, आरएनए बोलिए आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। आरएनए होता है और प्रोटीन कोट नहीं होती है, और प्रायॉन्स के पास आरएनए है और प्रोटीन कोट नहीं है। समझ गए ना? तो ये आपको याद रखना है। नहीं, गलत बोल दिया, सुनो। प्रायॉन्स के पास क्या है? ओनली प्रोटीन। दे लैक आरएनए, इनके पास सिर्फ प्रोटीन है, प्रोटीन। पी फॉर प्रायॉन्स, पी फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। अब आगे देखो, दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएससी डिजीज है, ये कॉमन है काउ में। इसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, कैटल्स में होती है ये। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट मतलब क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज ह्यूमंस में। तो जैसे मैड काउ डिजीज है ना, ये आया था 2019 के अंदर, मैड काउ डिजीज कौन कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रायॉन्स है ना, प्रायॉन्स के पास क्या मिल रहा है? सिर्फ प्रोटीन की कोट, जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है, ठीक है। तो प्रायॉन्स क्या करते हैं, जब एनिमल काउ के ब्रेन में जाते हैं तो उसकी ना ब्रेन को स्पॉन्जी बना देते हैं। कैसा बन जाता है ब्रेन? स्पॉन्जी। तो वो किसको टच करने लग जाता है? स्कल को। ब्रेन बिकम स्पॉन्जी एंड इट टचेस टू स्कल। स्कल को जब वो टच करता है तो एकदम से ना वो होते हैं फिट्स, मतलब एक दौरे से पड़ते हैं काऊ में। वैसे ही सेम टू सेम डिजीज ह्यूमन में भी होती है, जिसको क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि भाई बैड काउ डिजीज का एनालॉगस ह्यूमन में क्या है। एनालॉगस मतलब जिसके फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर नहीं, फंक्शन सेम हो, सेम रोल है इन दोनों का। नेक्स्ट आते हैं लाइकेंस। लाइकेंस होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोन बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें डोमिनेंट जो है वो माइकोबायोन्ट है। डोमिनेंट पार्टनर इज माइकोबायोन्ट, मीन्स रिप्रोडक्शन, उसकी बॉडी, मतलब लाइकन की बॉडी, अटैचमेंट, एंकरेज, हर चीज़ फंगस ही करवा रहा है। फंगस ही उसकी बॉडी का जो है ना 95% हिस्सा लाइकन की बॉडी का फंगस ने बना रखा है, ठीक है। तो फिर फाइकोबायोन जो एल्गल कंपोनेंट है वो कितना हुआ? सिर्फ 5%। तो वो तो डोमिनेंट पार्टनर है ही नहीं। उसको रिप्रोडक्शन करवाना, अटैचमेंट, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सब कुछ, ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, सब कुछ फंगस करवाता है। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। तो फाइकोबायोन्ट ऑटो है, एल्गी वाला पार्ट, एंड माइकोबायोन्ट फंगस वाला पार्ट हेट्रो है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल nutrients and water for its partner. So close is their association if one saw a lichen in nature. मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे दो ऑर्गेनिज्म, आपको देख के लगेगा ये एक ही ऑर्गेनिज्म है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट आ रहा है कि दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, स्पेशली ड्यू टू SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होने वाला जो पोल्यूशन है उसके ये इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो लाइकेंस क्या हो गया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोन्ट। डोमिनेंट कौन है? माइकोबायोन्ट है। और एल्गी फूड और नरिशमेंट मतलब एल्गी फूड बनाता है, नरिशमेंट देता है फंगस को, फंगस उसको रिप्रोडक्शन करने में, बॉडी बनाने में, अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और ये नेचर में देख के लगता है दो नहीं एक ही ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज ये बहुत क्लोज एसोसिएशन होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ये लाइकेन इज दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन स्पेशली ड्यू टू SO2, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। समरी वाला पार्ट भी आप लोग यहाँ पे देख लेना, सारा कुछ वही बता रखा है कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, कितने उसके अंदर सिस्टम्स थे, ठीक है। और एरिस्टोटल का सिस्टम कौन सा था, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने दिया था। फिर 2 किंगडम में प्लांटे एनिमीलिया आता है, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे होते हैं आपके 5 किंगडम। उसके बाद यहाँ सारा ये सारी आपको ये भी पढ़नी है, क्या बोलते हैं, समरी। लोगों को लगता है कि समरी नहीं पढ़नी है, समरी से क्वेश्चन नहीं आता है, बट मैं आपको बता देती हूँ समरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है बेटा जितना कि चैप्टर। और कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो समरी में है, चैप्टर में नहीं है, तो आपको इसलिए समरी भी पूरी करके जानी है नीट के अंदर, ठीक है। तो इसको पढ़िए, कोई डाउट आते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।